रात का 1 बज रहा था। नींद मेरी आँखों से दूर थी। मोहब्बत ऐसी ही तो चीज़ है कि इंसान की भूख-प्यास मिटाकर रख देती है, और मेरी भूख-प्यास पूरी तरह ख़त्म हो चुकी थी। रिया का फ़ोन आता तो मैं दीवाना हो जाता। मुझे ये भी न याद रहता कि मुझे ऑफ़िस जाना है। मैं बस उसकी आवाज़ के जादू में खो जाता, और उसकी खूबसूरत बातें मेरी रातों को यादगार बना देती। इंटरनेट पर ऑनलाइन शुरू होने वाली हमारी ये दोस्ती मोहब्बत में कब बदल गई, मुझे खुद भी नहीं पता चल सका था। मैं जब भी अपनी जिगरी दोस्त रोमिल से अपने इस प्यार का ज़िक्र करता तो वो मेरा खूब मज़ाक उड़ाता और कहता कि देखना, एक दिन ऐसे मुँह के बल गिरोगे कि पता चल जाएगा। वो लड़कियां नहीं होती बल्कि लड़के होते हैं जो मोहब्बत के जाल में फंस कर पैसे भी वसूल करते हैं और तारीफ़ भी। और तुम हो कि इतने पढ़े लिखे होने के बावजूद भी इन फालतू चक्कर में पड़ गए हो। रोमिल की ऐसी बातों ने मेरा दिल इतना बुरा कर दिया था कि मैंने दोबारा उसे अपने और रिया के बारे में कुछ भी नहीं बताया। लेकिन हर गुज़रते दिन के साथ मेरी और रिया की दोस्ती बढ़ती ही चली गई थी। उसके बग़ैर तो मेरे लिए एक पल भी गुजारना मुश्किल था। उसकी आवाज़ सुने बगैर न मेरी सुबह होती न शाम। ये बात मैंने भी सुन रखी थी कि ज़्यादातर फ़ेसबुक या व्हाट्सएप पर बात करने वाली लड़कियां फ़ेक होती हैं, या फिर उनका मतलब सिर्फ़ और सिर्फ पैसे वसूल करना होता है। मगर रिया से होने वाली दोस्ती ने मुझे बताया था ऐसा कुछ भी नहीं। उसने एक बार भी ना किसी चीज़ की डिमांड की थी और ना ही मुझसे कोई पैसे मांगे थे। वो तो बस मेरी चिंता करती, मेरा ख़याल करती, प्यार भरे शब्द कहती, मेरे सारे दिन की थकान उतार देती थी। ये भी ऐसी ही एक रात थी जब मैं बड़े सुकून से बिस्तर पर लेटा उससे बातें कर रहा था कि उससे बात करते करते अचानक मुझे फंदा लग गया। मैंने पानी पीने के लिए बोतल उठाई तो पानी ख़त्म हो गया। सर्दी इतनी ज़्यादा थी कि मेरा कंबल से निकलने को दिल नहीं चाह रहा था, लेकिन गला पूरी तरह सूख चुका था। मैं रिया से बातें करते ही कमरे से निकल गया, और उससे पहले कि मैं किचन में पहुंचता कि तभी मुझे लाउंज से किसी की बातों की आवाज़ सुनाई दी। मैं हैरान रह गया कि इतनी रात में कौन हो सकता है। हमारे घर में तो 11 बजते ही सब लोग सो जाते थे, और फिर इतनी रात को कौन जाग रहा था। मेरे अलावा घर में 4 औरतें थीं, और चारों ही मेरे हिसाब से बहुत जल्दी अपने कमरों में जाकर सो जाती थीं। आवाज़ बहुत धीमी थी, दूर से मैं पहचान नहीं सका ये किसकी आवाज़ है। शायद आवाज़ इसलिए सुनाई दे रही थी क्योंकि सर्दी की वजह से पंखे वगैरह सब कुछ बंद थे, और इस टाइम ज़रा सी सुई की आवाज़ भी महसूस हो सकती थी। इसी ख्याल के तहत मैं दबे पाँव लाउंज की तरफ बढ़ा कि देखूं तो सही कि इतनी रात गए कौन जाग रहा है और लाउंज में क्या कर रहा है, क्योंकि सर्दी भी इतनी ज़्यादा थी। लेकिन सोफ़े पर मौजूद लड़की को देखकर मैं हैरान रह गया। वो बड़े मज़े से कंबल में घुसी बातों में बिज़ी थी। उसके कानों में शायद हैंड फ्री लगी हुई थी और इसलिए उसे मेरी आहट सुनाई नहीं दी थी। लेकिन जिस बात ने मेरे कदमों तले से ज़मीन निकाल दी थी वो ये थी, जो बात वो लड़की कर रही थी वही बात मुझे हैंड फ्री में सुनाई दे रही थी। मेरे एक ही कान में हैंड फ्री थी, इसलिए मुझे उसकी आवाज़ आ गई थी, लेकिन उसे मेरा पता नहीं चला था। सोफ़े पर बैठी वो बड़े मज़े से पूछ रही थी, क्या हुआ है? लगता है मेरी याद में आपको फंदे लग रहे हैं। मैंने एक नज़र उस लड़की की तरफ देखा और दूसरी तरफ अपने हाथ में पकड़े फ़ोन पर। तो क्या रिया वही लड़की थी जो इस वक्त लाउंज में बड़े मज़े से सोफ़े पर बैठी हुई थी? उसकी पीठ मेरी तरफ थी। एक ही पल में मेरी जान निकल गई थी। मैं सोच भी नहीं सकता था कि जिस लड़की से मैं दिन रात बातें करता हूँ, मोहब्बत के दावे करता हूँ, वो कोई और नहीं बल्कि मेरी अपनी। अच्छा, अब मुझे समझ आया था कि कैसे हर वो बात रिया जानती थी जो मैं करता था। मेरा उठना बैठना, सोना, खाना पीना, हर बात उसे पता थी। एक मैं ही बेवकूफ़ था जो सच्चाई नहीं जान पाया था। कितने ही लंबे टाइम में वहाँ अपनी जगह पर खड़ा रहा, और वो परेशान होकर बार बार पूछने लगी कि क्या हुआ है ऋषभ, मेरी आवाज़ नहीं आ रही है क्या? पहली बार तो मुझे उसकी आवाज़ साफ समझ नहीं आई थी, लेकिन आज मैंने ध्यान दिया और पहचाना भी कि ये आवाज़ रिया की नहीं बल्कि किसकी है। मैं खुद उसके सर के पास पहुंच गया, और जैसे ही उसने मुझे अपने सर पर पाया उसके चेहरे का रंग बदल गया। वो फ़ौरन अपनी जगह से उठ खड़ी हुई। मैंने उसके हाथ से मोबाइल लिया और दीवार पर दे मारा। फ़ोन पल भर में ही चकनाचूर हो गया। उसने एक नज़र अपने टूटे फ़ोन पर डाली। उसकी आंखें गुस्से से फैल गई थीं। मेरी इस हरकत पर उसके हाथ पांव कांपने लगे, लेकिन मुझे उस पर तरस नहीं आया, क्योंकि जो वो कुछ कर रही थी जानबूझकर कर रही थी। मैंने गुस्से से उसकी तरफ देखा और कहा कि ये सब क्या है, तुमने ये घटिया हरकत कैसे की है? उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो गुस्से से बोली कि ये सब मैंने वही किया जो तुम डिज़र्व करते थे, मैंने कुछ गलत नहीं किया।
उसकी इसी बात ने मुझे गुस्सा दिलाया तो मैंने अपनी सारी परवरिश को एक तरफ रख कर उसके मुंह पर झन्नाटेदार थप्पड़ दे मारा और पूछा कि बताओ, ऐसा भी क्या था जो तुम ऐसी हरकतों पर उतर आई? तुम्हें ज़रा भी शर्म नहीं आई कि तुम मुझसे रिया बनकर पेश आती रही? तुम्हें एहसास भी है कि तुमने क्या किया है, किस तरह तुमने मेरे जज्बातों से खेला है? मेरा गला सूखा पड़ गया था। उसने अपना हाथ गाल पर रखा और कहने लगी, अपने गिरेबान में झांकिए और अपने आप से पूछिए कि आपने क्या किया। आपको अपना कसूर खुद नज़र आएगा, आपको खुद पता चल जाएगा कि मैंने ये सब क्यों किया। मुझे जवाब देने की ज़रूरत ही नहीं। ये कहकर वो अपने कमरे में चली गई और दरवाज़ा बंद कर दिया। वो ना जाने क्यों अपना कमरा छोड़कर आज यहाँ लाउंज में बैठी थी। शायद इसी वजह से वो पकड़ी गई थी। मैं बड़ी मुश्किल से अपने कमरे में पहुंचकर सर पकड़कर बैठ गया। मैंने सोचा भी नहीं था कि मेरे घर में ही मुझे इतना बड़ा धोखा मिलेगा। मुझे अपना आप बहुत छोटा लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं कभी अपने आप से ही नज़र नहीं मिला पाऊँगा। मैं जिससे दिन रात प्यार भरी बातें कर रहा था, जिससे शादी का ख्वाब देख रहा था, वो तो मेरे ही अपने घर में मौजूद थी और मुझे पता ही नहीं चल सका था कि मेरे साथ कैसे खेल खेला गया। मुझे 2 महीने पहले ही की वो रात याद आ गई जब पहली बार मुझे व्हाट्सएप पर एक अनजान नंबर से मैसेज आया था। मैं अक्सर अनजान नंबर्स का ना ही रिप्लाई देता था, ना ही फ़ोन उठाता था, लेकिन उस रात मैं बिल्कुल फ्री ही बैठा था। दिमाग पता नहीं किस बात पर उलझा था। मैंने वो मैसेज खोलकर पढ़ लिया। वो जो कोई भी था, उसने एक पोइट्री भेजी थी। हैरत की बात थी कि वो पोइट्री मेरी फेवरेट पोइट्री थी और मैं अक्सर उसे गुनगुनाया भी करता था। बस यही बात मुझे चौंका गई थी। मैंने फ़ौरन पूछा कि आप कौन हैं? तो जवाब में उसने बताया कि उसका नाम रिया है और वो कॉलेज में पढ़ती है। वो तो अपनी फ्रेंड का नंबर सेव कर रही थी। शायद उसे गलती हो गई और डिजिट गलत होने की वजह से मेरा नंबर सेव हो गया। यहाँ तक तो उसकी बात मुझे समझ आ गई थी, लेकिन उसने मेरी ही फेवरेट पोइट्री कैसे मुझे भेजी थी, ये बात मुझे उलझा रही थी। मैंने सवाल पूछा कि आपने ये पोइट्री मुझे क्यों भेजी? तो वो कहने लगी कि ये मेरी पसंदीदा पोइट्री है। कॉलेज में इसी को लेकर हमारे बीच कुछ बात हो रही थी, इसलिए मैंने ये पोइट्री हेलो की जगह पर भेज दी। ऐसे ही धीरे धीरे बातचीत का सिलसिला बढ़ा तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे उसकी और मेरी पसंद एक जैसी हो। जो कुछ मैं कहता था वो मेरे कहे बिना ही समझ लेती थी और जो कुछ वो कहती थी वो मुझे पहले ही से महसूस हो जाता था। बात मैसेज से आगे निकल कर फ़ोन कॉल पर पहुंच गई और मैं उसकी खूबसूरत आवाज़ सुनकर हैरान रह गया। ऐसा लग रहा था कि जैसे आवाज़ में ही कोई ऐसा जादू है कि मैं उसे सुनने पर मजबूर हो गया। बहुत अपनेपन और बहुत प्यार के साथ वो मुझसे बातें करती थी। वो मेरा नाम लेती तो मुझे अपने नाम से प्यार हो जाता। मैं सोकर उठता तो वो पहले से ही मुझे मैसेज करके बैठी होती। मैं फ़ौरन उसे जवाब देता। मैं घर से निकलता तो उसका मैसेज आ जाता, ऑफ़िस जा रहे हैं ना? मैं हैरान होता कि उसे कैसे पता चला कि मैं घर से निकल गया। मैं नाश्ते की टेबल पर बैठता तो वो मैसेज में लिखती, नाश्ता ठीक से कीजिएगा। ये छोटी छोटी बातें सही वक्त पर मैसेज में आती कि मैं हैरान होकर अपने आसपास देखता। ऐसा लगता कि जैसे वो मेरे आसपास ही मौजूद हो। कई बार मैंने उससे कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि तुम मेरे पास ही हो। तुम्हें कैसे पता चल जाता है कि मैं कब, कहाँ और क्या कर रहा हूँ? वो कहती कि जब दिल से दिल मिल गए तो फिर ये बहुत छोटी सी बात है। उसके मुंह से इतनी बेबाकी से दिल की बात सुनकर कभी कभी मुझे हैरानी होती कि एक लड़की होकर वो बिल्कुल भी नहीं घबराती। धीरे धीरे दिन गुजरते चले गए और बात हफ्तों से महीना हो गया और इस एक महीने में हम दोनों ने एक दूसरे को इतना जान लिया था कि मुझे ऐसा लगने लगा था कि मैं उसके बगैर नहीं रह सकता। लेकिन एक बात बहुत अजीब थी। मैं जब भी उसकी फ़ोटो मांगता वो साफ इनकार करती थी। मैं उससे बार बार पूछता कि तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है क्या? वो कहती कि भरोसा तो बहुत है, लेकिन मैं फ़ोटो नहीं दे सकती। पता नहीं कौन सा डर उसे रोकता था। जब मैं उसे इस बात पर परेशान होता देखता तो फिर दोबारा उससे ये बात ना करता। मुझे अंदाज़ा नहीं था कि फ़ोटो ना भेजने के पीछे कितनी बड़ी वजह है। मेरी ज़िंदगी में बहुत सी परेशानियां थीं और रिया के आने से वो सब परेशानियां जैसे बहुत छोटी लगने लगी थीं। मैं जब भी उसे कोई परेशानी की बात करता तो वो फ़ौरन कोई ना कोई हल बता देती। उसके पास मेरी हर परेशानी का हल पहले से मौजूद होता और कभी कभी तो उससे मेरी परेशानी का भी पहले ही अंदाज़ा हो जाता। मेरी माँ बीमार हुई तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गया और उस वक्त भी पता नहीं कैसे वो मेरी परेशानी जान गई थी। उसने मुझे इस तरह दिलासा दिया था कि मेरी हिम्मत बढ़ गई थी। उसकी बातों में जादू था और वही जादू मेरी ज़िंदगी का खूबसूरत हिस्सा था। ये बात मेरी मम्मा ने भी महसूस की थी कि मैं बहुत ज़्यादा फ़ोन को वक्त देने लग गया। कई बार उन्होंने मुझे टोका और कहने लगी कि घर में होते हो फिर भी फ़ोन चलाते रहते हो, कभी अपनी माँ को भी वक्त दो।
घर में जवान बहनें मौजूद हैं, लेकिन तुम्हें तो अपने कमरे से बाहर आने का ही वक्त नहीं। पहले तो तुम ऐसे नहीं थे। पहले तो अपनी बहनों में और उनकी पढ़ाई में दिलचस्पी लिया करते थे। अब मैं उन्हें क्या बताता कि मेरा दिल फ़ोन में अटक गया था। मैं शादी के सपने देख रहा था, रिया से शादी की, मोहब्बत की शादी की। कुछ और ही बात होती है। हर वक्त यही सोचता कि मैं उसे शादी करके लाऊंगा तो उसको किसी चीज़ की कमी नहीं होने दूंगा, उसे सर आँखों पर बैठाऊंगा। मगर मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं माँ से बात करता और रिया से शादी की बात छेड़ता। मुझे पहले अपनी दोनों बहनों की शादी करनी थी और फिर ही मैंने सोचा था कि मैं माँ से रिया के बारे में बात करूँगा। मैं जानता था कि माँ बहुत बड़ा हंगामा खड़ा करेंगी, लेकिन मैं रिया को किसी तरह भी नहीं छोड़ना चाहता था। एक बार मैंने रिया से कहा कि वो मुझसे मुलाकात करे, मुझे अपनी फ़ोटो भेजे, मैं उसे देखना चाहता हूँ। लेकिन वो शादी करने की बात सुनकर कहती कि मुझे डर लगता है, आप मुझे देखें तो इनकार ना कर दें, मैं आपके जैसी खूबसूरत तो नहीं हूँ। मैंने उसे अपनी कई फ़ोटोज़ भेजी थी। वो मेरी दिन रात तारीफ़ें किया करती, लेकिन साथ ये भी कहती कि मैं आपके जोड़ की नहीं। मुझे डर है कि आप मुझसे मिलते ही, मुझे जानते ही इनकार न कर दें। उसकी बात मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। महीने से दूसरा महीना होने लगा था। मेरा ध्यान पूरा का पूरा रिया की तरफ था। मैं हर वक्त ऑफिस से आकर कमरे में बंद हो जाता, हैंड फ्री कानों में लगा कर, और रिया के साथ मगन हो जाता। घर में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, मुझे कुछ नहीं मालूम था और ना ही दिलचस्पी ले रहा था। जबकि पहले मैं हर छोटी से छोटी बात पर नज़र रखता था। और फिर दूसरे महीने जब मेरा दिल पूरी तरह से उसका हो गया तो मुझ पर एक ऐसा राज खुला कि मेरे होश ठिकाने आ गए। वो रिया जिससे मैं शादी के सपने देख रहा था, वो मेरे घर में ही मौजूद थी और मुझे मालूम ही नहीं था। जब ये राज मुझ पर खुला तो मेरे लिए सांस लेना मुश्किल हो गया। रिया की बातें मेरे कानों में गूंजने लगीं। सारी रात मैंने टहलते टहलते गुजार दी और जब सुबह उठा तो सीधे घर से बाहर निकल गया। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। मैं रोमिल के पास पहुंच गया। वो सुबह ही मुझे अपने फ्लैट के दरवाजे पर देखकर चौंक गया। कहने लगा, खैरियत तो है ऋषभ, तुम इतनी सुबह सुबह यहाँ? मैं उसके साथ उसके कमरे में चला गया और बड़ी मुश्किल से अपने दिल का हाल उसे बताया कि मुझ पर क्या गुजरी है, मेरे साथ कितना बड़ा धोखा हुआ है। प्यार के नाम पर मैंने जिस लड़की को 2 महीने अपने दिन रात दिए, वो लड़की तो मेरे ही घर में है। पहले तो रोमिल हैरान हुआ, फिर ज़ोर से हंसा और कहने लगा, ऋषभ तू तो बड़ा ही बेवकूफ़ निकला। तुझे ये बात ही समझ नहीं आई कि तू किसके हाथों बेवकूफ़ बन रहा है। उसे हंसता देखकर मुझे गुस्सा आया। मैंने कहा कि तू मेरा दोस्त है या दुश्मन? ऋषभ ने उसने मेरे कंधे पर हाथ रखा और कहने लगा कि अब बात समझने की कोशिश कर। तुझे जिससे प्यार हुआ है वो कोई और नहीं बल्कि वही है जिससे तू नफ़रत करता है। यही बात मुझे समझ नहीं आ रही है। अब अपने दिल से पूछ कर बता, तुझे उससे नफ़रत है या मोहब्बत? मैंने इनकार में सर हिलाया और कहा कि नहीं, मुझे उससे मोहब्बत नहीं हो सकती, किसी तरह भी नहीं हो सकती। मैं बिना ऋषभ से कोई और बात किए वहाँ से निकला और अपने घर आ गया और उसके कमरे में गया जहाँ सिमरन बेड पर सुकून से बैठी हुई थी। मैंने उसका हाथ पकड़कर खड़ा किया और कहा कि अभी और इसी वक्त घर से निकल जाओ, तुम्हारा यहाँ कोई काम नहीं है। मेरी बात सुनकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। कहने लगी कि ऋषभ, कुछ तो भगवान से डरो, मैं कहाँ जाऊँगी? मैंने नफ़रत से कहा, यह तो तुम्हें पहले सोचना चाहिए था ना कि तुम कहाँ जाओगी। ऐसी हरकत करने से पहले तुम्हें क्यों ख्याल नहीं आया? अब मैं तुम्हें इस घर में बर्दाश्त नहीं करूँगा। मेरी ऊँची आवाज़ सुनकर मेरी माँ चली आई। उन्होंने जब मुझे झगड़ते देखा तो पूछने लगी, क्या हुआ है? माँ की बात सुनकर मैं चुप हो गया। मेरे पास कोई जवाब नहीं था। सिमरन आंसू बहा रही थी। मम्मा कहने लगी, बताओ तो सही, हुआ क्या है? क्यों तुम सिमरन के दुश्मन बन गए हो? तुम्हें इस बच्ची से क्या परेशानी है? मैंने गुस्से से कहा, माँ, मैं सालों पहले ही आपको बता चुका हूँ कि मुझे इससे क्या प्रॉब्लम है। क्यों एक ही बात बार बार दोहराती हैं? इसे इसके घर भेजें और मेरी जान छुड़वाएं। माँ कहने लगी, यहाँ पढ़ाई के लिए आई है, कुछ ही दिनों की मेहमान है, फिर वापस चली जाएगी। तुम्हें अपने फ़ोन से फुर्सत नहीं तो क्यों अब उसके पीछे पड़ लग गए हो? सिमरन ने कौन सा तुम्हें तंग किया है? तो फिर मैंने उन्हें सारी सच्चाई बता दी और बता दिया कि किस तरह सिमरन ने रिया बनकर मुझे धोखा दिया और मोहब्बत का खेल खेला है। पहले तो उनको यकीन न आया। उन्होंने एक नज़र सिमरन पर डाली, दूसरी मुझ पर, और फिर सिमरन से पूछा, ये क्या कह रहा है? सिमरन की आंखों में आंसू बह रहे थे। उसने कोई जवाब नहीं दिया। माँ को समझ आ गया कि जो कुछ मैं कह रहा हूँ वो सच है। वो मेरी तरफ देखने लगी और कहने लगी, सिमरन ने जो कुछ किया वो तुम्हारी हरकतों की वजह से किया। क्या तुम भूल गए कि वो सालों से तुम्हारी मंगेतर है? उसके होते हुए तुम कैसे किसी और में इंटरेस्ट ले सकते हो? मुझे माँ से बिल्कुल भी ऐसी उम्मीद नहीं थी कि वो सिमरन की इतनी बड़ी बात को इतनी आसानी से मेरे सर मढ़ देंगी। मैंने ठंडी सांस भरी और माँ से कहा, आपको तो हमेशा ही मैं ही गलत लगता हूँ। आपकी लाडली से भी तो पूछिए कि इसने ऐसी गंदी हरकत क्यों की।
अगर मेरी मंगेतर थी तो फिर मुझसे छुप कर इस तरह मोहब्बत की पेंगे बढ़ाने की क्या ज़रूरत थी। पहली बार सिमरन की चुप्पी टूटी और कहने लगी कि मैं ऐसा नहीं करती तो क्या करती। आप भूल गए कि मेरी और आपकी मंगनी हो चुकी है। आप हमारे रिश्ते को कोई अहमियत नहीं देते और मैं जानती हूँ कि जैसे ही मेरे पापा का देहांत होगा आप ये मंगनी तोड़ देंगे। तो मैं क्या करती? क्या मंगनी टूटने का इंतज़ार करती? इसीलिए मैंने ये सारा खेल खेला। मैं यहाँ पढ़ाई के लिए ही आई थी, लेकिन जब मैं यहाँ आई तो मैंने देखा आपकी ज़िंदगी में कोई और नहीं है। फिर भी पता नहीं क्यों आप हमारे रिश्ते से खुश नहीं हैं। मैंने देखा अक्सर आप ऑनलाइन नज़र आते हैं। पहले मुझे लगा कि शायद किसी लड़की का चक्कर होगा और यही जानने के लिए मैंने आपसे दोस्ती कर ली, मगर फिर मुझे अंदाज़ा हुआ कि आपकी ज़िंदगी में तो कोई और भी नहीं है। इसलिए मैंने अपनी जगह बनाने के लिए सब किया। मुझे नहीं पता मैंने सही किया या गलत, लेकिन मैंने हमारे रिश्ते को बचाने के लिए कदम उठाया। मैंने नफ़रत से उसे देखा और कहा कि मैं कल भी तुमसे नफ़रत करता था और आज भी तुमसे नफ़रत करता हूँ। मैं नहीं भूला कि किस तरह तुम्हारी वजह से मेरे बाप ने मुझे सारी ज़िंदगी अनदेखा किया, और जब अंकल अपनी आखिरी वक्त पर पहुँचे तो उन्होंने मेरे सर पर तुम्हें डाल दिया। सिमरन के लिए जो नफ़रत सालों से मेरे दिल में थी वो पहली बार ज़ुबान पर आई थी। वो मेरी बात सुनकर चौंक गई थी। उसे नहीं मालूम था कि मैं उससे किस वजह से नफ़रत करता हूँ, लेकिन आज मैंने उसे बता दिया था कि सिमरन वो लड़की थी जिसकी वजह से मेरे बाप ने कभी मुझे अहमियत नहीं दी थी। वो हर बात में सिमरन को तवज्जो देते, कहते कि वो प्यारी है, समझदार बच्ची है, बड़ों की इज़्ज़त करना जानती है, पढ़ाई में अच्छी है। मैं उनकी नज़र में कुछ भी नहीं था। वो हमेशा मुझे सिमरन से कंपेयर करते रहे और उसी ने मेरे दिल में सिमरन के लिए नफ़रत भर दी थी। मैंने माँ से कहा कि इसका सामान बांधे और इसे वापस इसके घर भेजें। ये जब यहाँ रहने आई है इसकी वजह से बहुत कुछ बुरा हुआ है और इस बार भी इसने कोई कसर नहीं छोड़ी है। अब इसका यहाँ कोई काम नहीं। मैं ऑफ़िस के लिए निकल गया। मैं नहीं जानता था कि मेरे पीछे सिमरन पर क्या गुजरी है। बचपन से आज तक मैंने सिमरन की वजह से बहुत नुकसान उठाया है। मेरे पापा के दोस्त रमेश अंकल गांव में रहते थे और इसीलिए वो पढ़ने के लिए हमेशा सिमरन को हमारे शहर भेज दिया करते थे। मेरी और सिमरन की उम्र में ज़्यादा फ़र्क नहीं था। वो जब भी शहर आती तो पापा की आंखों का तारा बन जाती। उसके आने की वजह से ही मैं पापा की आंखों में खटकने लगता। मेरी बुराइयां उजागर होती और उसकी अच्छाइयां मुझे बुरा बना देती। वो पढ़ाई में बहुत अच्छी थी। जैसे जैसे हम दोनों ने जवानी में कदम रखा मेरी परेशानियां बढ़ती चली गईं। वो लड़की जब भी यहाँ आती तो बहुत ही दिल लगाकर पढ़ाई करती, ना कहीं आती ना जाती, माँ की भी सेवा करती, घर के कामकाज भी निपटाती थी। मैं लड़का था, दोस्तों में निकल जाता, कभी मेरे नंबर कम हो जाते तो कभी मैं टाइम पर घर नहीं लौट पाता, और यही सारी बातें पापा को बहुत चुभती थीं। वह मुझे बार बार सिमरन की मिसालें देते और इसीलिए मुझे सिमरन का आना ही बुरा लगने लगा। पापा की डेथ के बाद मैं खुश हुआ कि सिमरन से मेरी जान छूट गई, लेकिन फिर अंकल ने अपनी बीमारी का बहाना बनाकर मेरी और सिमरन की मंगनी कर दी। मैं चाह कर भी मना ना कर सका और वो हमेशा के लिए मेरे सिर पर आकर बैठ गई। लेकिन मैंने सोच लिया था कि अंकल के ऊपर जाते ही मैं ये मंगनी तोड़ दूंगा, और इसीलिए सिमरन ने इतना बड़ा खेल खेला था और मेरे जज्बातों को नुकसान पहुंचाया था। सारा दिन ऐसे ही मैं यहाँ से वहाँ भटकता रहा और जब रात को घर पहुँचा तो सिमरन घर पर नहीं थी। माँ ने बताया कि वो वापस गांव चली गई और अब कभी नहीं आएगी। मेरी बहनों को भी सारी बात पता चल गई। मैं अपनी बहनों के आगे भी शर्मिंदा हो चुका था। वो भी मुझसे बहुत नाराज़ थीं और अपने कमरे में चली गईं, पर मैंने सोचा कि कुछ ही दिनों में सब ठीक हो जाएगा। मैं अपने कमरे में आकर लेटा। घड़ी रात के 12 बजा रही थी। एकदम ही मुझे सिमरन का ख्याल आने लगा। उसका फ़ोन, उसकी बातें मेरे कानों में गूंजने लगी। रात के इस टाइम मुझे इस बात का एहसास हो रहा था कि कैसे वो मेरी हर बात को बिना कहे जान लेती थी। उसे मेरी हर आदत का पता था, मेरी पसंद नापसंद क्या थी। मैं खुद ही सिमरन के बारे में सोचने लगा। अजीब बेचैनी ने मुझे घेर लिया था। वो जैसी भी थी उसने कभी मुझे बुरा नहीं कहा था। और फिर अगले दिन अचानक ही अंकल हमारे घर चले आए। बीमारी की हालत में भी उन्हें अपने दरवाजे पर देख कर मैं ठिठक गया। वो मेरे गले लगे और मेरे आगे हाथ जोड़कर कहने लगे, बेटे मैं माफ़ी चाहता हूँ। मेरी बेटी तुम्हारे साथ इस रिश्ते में नहीं रहना चाहती। पता नहीं उसे क्या हो गया, उसने अजीब जिद बांध ली है कि मैं इस मंगनी को तोड़ दूँ। बस इसीलिए यहाँ आया हूँ। सिमरन कह रही है अगर मैंने तुम दोनों का रिश्ता ख़त्म ना करवाया तो वो अपनी जान ले लेगी, और अब मैं अपनी इकलौती बेटी को मरता हुआ नहीं देख सकता। अंकल की बात सुनकर मेरे कदमों तले से ज़मीन निकल गई। मैं सोच भी नहीं सकता था कि सिमरन इतना कड़ा फैसला कर लेगी। उसने अंकल के सामने मेरी बुराई नहीं की थी, बल्कि सब कुछ अपने सिर ले लिया था। अंकल बहुत शर्मिंदा थे। माँ भी ये सारी बातें सुनकर सर झुका गईं।
वो जानती थी कि ये सब क्यों हो रहा है। अंकल मुझे वक्त देकर चले गए। माँ तो फिर खामोशी से अपने कमरे में बंद हो गई। मैं सारा वक्त बेचैनी से यहाँ वहाँ टहल रहा था। मैंने अपना मोबाइल उठाया और रिया यानी सिमरन के वो सारे मैसेजेस देखना शुरू किया जो उसने मुझे किए थे। इतनी मोहब्बत थी उसे मुझसे। मैसेज में वो अपनी मोहब्बत, अपनी वफ़ादारी का यकीन दिलाया करती थी और एक मैं ही था जो इस बात को समझ नहीं पाया था। और आज उसने साबित कर दिया था कि वो वाकई मुझसे मोहब्बत करती है, क्योंकि उसने मेरे ऊपर कोई इल्ज़ाम नहीं डाला था। मैंने आंखें बंद करके उसे महसूस किया और मुझे लगा कि सिमरन और रिया एक ही तो हैं, दोनों में कोई फ़र्क तो नहीं। अगर मैं अपने पास्ट को भूलता हूँ तो मैं उसके साथ एक अच्छी ज़िंदगी गुजार सकता हूँ। मैं अपनी सोचों में गुम था कि माँ मेरे पास चली आई, कहने लगी, मैं जानती हूँ तुम्हारे बाप ने बहुत गलत किया। वो हमेशा तुम्हारा सिमरन के साथ कंपेयर करते रहे, लेकिन इसमें सिमरन का तो कोई कसूर नहीं। जिनके माँ बाप अपने बच्चों को दूसरे के बच्चों के साथ कंपेयर करते हैं तो इस तरह बच्चे हीन भावना का शिकार हो जाते हैं। ये बात मैंने बहुत बार तुम्हारे बाप को समझाई, लेकिन वो ये बात समझ नहीं सके और इसका भुगतान आज तुम्हें उठाना पड़ेगा। और अगर तुमने सिमरन जैसी लड़की से मंगनी तोड़ दी तो शायद तुम सारी ज़िंदगी अपने इस फैसले पर पछताओगे। मैं माँ की बात से सहमत था। ये सच था कि सिमरन ने कभी मेरे साथ कुछ गलत नहीं किया। ये तो पापा थे जो मुकाबलेबाजी का मैदान सजाया करते थे। मुझे सही और गलत समझ आ गया था। मैंने माँ से कहा, आप शादी की तैयारी करें, सिमरन से मैं खुद बात कर लूँगा। मेरी बात पर माँ खुश हो गई थी। मैंने फ़ौरन माँ के जाते ही सिमरन को फ़ोन लगाया और पूछा कि रिया, बारात लेकर कब आऊँ। मेरी बात सुनते ही वो तेज़ तेज़ रोने लगी थी। मैंने अपनी मोहब्बत से उसे मना लिया, अपनी गलतियों की माफ़ी मांग ली थी। एक हफ्ते बाद मेरी और सिमरन की धूमधाम से शादी हुई और मैं बहुत खुश था। मेरी आप लोगों से सिर्फ यही गुजारिश है कि आप अपने बच्चों को दूसरे बच्चों के साथ कभी कंपेयर ना करें, मुकाबलेबाजी के मैदान ना सजाएं। हर बच्चा दूसरे से अलग होता है, लेकिन इस मुकाबलेबाजी के चक्कर में न सिर्फ बच्चे का व्यक्तित्व तबाह होता है, बल्कि वो दूसरे बच्चों से नफ़रत भी करने लगते हैं, बिल्कुल वैसी ही नफ़रत जैसे मुझे हो गई थी, जबकि वो बेकसूर थी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी कहानी? अगर कहानी अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। और मेरी अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।